हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लास्ट लेक्चर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का। तो ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे लेक्चर 4 में। अब कुछ प्रैक्टिस के जो प्रॉब्लम्स हैं और कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग लेक्चर 5। तो लास्ट जो भी टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़े उसमें हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन या कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन कैसे होता है और कैसे ग्लूकोज से 38 एटीपी मिलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मान लो हमको फैट को तोड़ने का नौबत आ गया है। मान लो कोई इंसान 2-3 दिन से भूखा है, उसके कार्बोहाइड्रेट्स सेल में ख़त्म हो गए, तो जो फैट रिजर्व है उसकी बॉडी में, जो फैट स्टोर किए हुए हैं, वो कैसे टूटेंगे और किस हिसाब से एनर्जी वहाँ से मिलती है। ठीक है, तो फैट के ब्रेकडाउन के प्रोसेस को हम बोलते हैं बीटा ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये हम लोग देखते हैं कि कैसे होता है, क्या इसका प्रोसीजर है और एनर्जी गेन कैसे होता है। ठीक है, तो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स ये टॉपिक है। कहाँ होता है? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। ठीक है, और कहाँ कहाँ हो सकता है? ग्लाइऑक्सिजोम में हो सकता है, पेरोक्सिजोम में हो सकता है, साइटोसोल में होता है, बट मेजरली ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, मतलब इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के जो बीच का स्पेस है, इंटर मेम्ब्रेन जो स्पेस है माइटोकॉन्ड्रिया का, वहां पर होता है। ठीक है, लिबरेशन ऑफ 2 कार्बन सेगमेंट फ्रॉम द फैटी एसिड मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोए। तो जो फैटी एसिड हमारे पास है, कोई भी हो, 18 कार्बन का, 16 कार्बन का, जो हम लोगों ने पढ़े थे बायोमोलिक्यूल्स में, उसमें से 2-2 कार्बन के एसिटाइल कोए टूटेंगे। मतलब 18 कार्बन का वो अगर है तो 2-2 कार्बन के एसिटाइल कोए टूटेंगे और उसको हम लोग बीटा ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये एसिटाइल कोए प्रोवाइड एटीपी आफ्टर ऑक्सीडेशन क्रेब्स साइकिल। ठीक है, तो जो भी फैटी एसिड है, ठीक है, वो 18 कार्बन का है, तो उसमें से 2-2 कार्बन के 9 एसिटाइल कोए बनेंगे, टूट के 9 एसिटाइल कोए बनेंगे। ठीक है, और वो एसिटाइल कोए एंटर करेंगे इनटू क्रेब्स साइकिल। हमको पता है कि एक एसिटाइल कोए जब क्रेब्स साइकिल में जाता है, एक, ठीक है, तो 12 एटीपी बनते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना एनर्जी बनेगा अकॉर्डिंग टू द कार्बन नंबर ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, जैसे यहां पर दिया है, यहां पे हमने दिया कि एक एसिटाइल कोई अगर जाता है टीसीए साइकिल में तो हमको 12 एटीपी मिलते हैं, ये हमको पता है। ठीक है, अब यहां पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 16 कार्बन पाल्मिटिक एसिड है। ठीक है, ये सेल के अंदर है, ये पाल्मिटिक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में इसका ब्रेकडाउन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा जब ये टूटेगा? एक बार जब टूटेगा, ठीक है, मान लो ऐसे करके, ऐसे करके ये 6 कार्बन है, मान लो ये कार्बन 1 है, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, ठीक है, कार्बन 5, ऐसे इसमें मान लो 16 कार्बन है। ठीक है, तो ये यहां से ब्रेकडाउन होगा, यहां से ये ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, जब ब्रेकडाउन होगा तो हमें क्या मिलेगा? जब ये बॉन्ड टूटेगा, जब बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, याद रखना। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो हमें क्या मिलेगा? एक NADH2 मिलेगा, एक FADH2 मिलेगा, बॉन्ड टूटने का। ठीक है, और क्या मिलेगा? ये 2 कार्बन का एसिटाइल कोए मिलेगा हमको। ठीक है, अभी तो एसिटाइल कोए में से एनर्जी निकलना स्टार्ट ही नहीं हुई है, अभी तो हमको एक NADH2 मतलब 3 एटीपी और 5 एटीपी, तो हमको सिर्फ वो फैटी एसिड में से एक एसिटाइल कोई निकाला तो 5, मतलब एक बॉन्ड टूटेगा, एक एसिटाइल कोई बनेगा, तो हमको 5 एटीपी वहां मिल जाएगा। डायरेक्टली 5 एटीपी नहीं मिल रहा, NADH2 और FADH2 के फॉर्म में बनेगा, मतलब ETS तो चलेगा इस प्रोसेस में भी। ठीक है, तो अब क्या करना है हमको? ये एसिटाइल कोई अब कहाँ जाएगा? इनटू जो माइटोकॉन्ड्रिया में चल रहा है, क्रेब्स साइकिल। ठीक है, क्रेब्स साइकिल में जाएगा। ठीक है, 12 एटीपी बनते हैं एक क्रेब्स साइकिल से, हमको पता है। ठीक है, 16 कार्बन का पाल्मिटिक एसिड है, तो कितने एसिटाइल कोई बन जाएंगे? 8 इंटू 12, ठीक है, 96 एटीपी यहां से आ गए। ठीक है, ये बॉन्ड कितनी बार टूटेगा? 16 कार्बन का मॉलिक्यूल है,
16 कार्बन का पामिटिक एसिड है, ठीक है। कितनी बार टूटेगा? दो दो के कार्बन में तोड़ना है, दो दो एसिटाइल कोई एक एक एसिटाइल कोई निकालना है जो 2 कार्बन का है। एक बार टूटा, 2 बार टूटा, 3 बार टूटा, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, ठीक है। 8 बार नहीं, 7 बार टूटेगा, क्योंकि ये तो वैसे ही निकल जाएगा ना। तो 7 बार टूटेगा 16 कार्बन का मॉलिक्यूल, 7 बार टूटेगा। तो हर बार टूटने पर एक NADH2 और एक FeDH2 मिल रहा है। तो 7 बार टूटा तो डायरेक्टली इंटू 5 कर दिया है, ठीक है। 35 ATP यहाँ से मिला, और 8 एसिटाइल कोए जो बने, ये 8 जो बने वो जब क्रेब्स साइकिल में जाएंगे तो हर एक एसिटाइल कोए 12 बनाएगा, तो इंटू 8, तो 96 यहाँ से, 35 यहाँ से, कितना हो गया? 131, ठीक है। 131 हमको प्रोड्यूस हुआ ATP फ्रॉम 16 कार्बन पामिटिक एसिड। बट ये पामिटिक एसिड को एक्टिवेट करने में, उसे पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस तक पहुंचाने में 2 ATP यूज हो जाते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड में 2 ATP यूज हो जाते हैं, स्टार्टिंग में 2 का खर्चा हो जाता है। तो वो हम लोग माइनस करके नेट गेन निकालेंगे, तो 129 ATP निकल के आएगा, ठीक है। 129 ATP यहाँ पर हमारा निकल कर आएगा फ्रॉम 1 पामिटिक एसिड मॉलिक्यूल, ठीक है। कैसे कैलकुलेशन होगा ये हम लोगों ने देख लिया, ठीक है, समझ गए। तो इसको अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लो। अब क्या करते हैं हम लोग, 18 कार्बन का स्टीरिक एसिड है मेरे पास, ठीक है। 18 कार्बन का है, तो कैसे एनर्जी बनेगा एक बार हम लोग कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 18 कार्बन है, ठीक है। कितनी बार टूटेगा? 16 कार्बन कितनी बार टूट रहा था? 7 बार। तो 18 कार्बन 8 बार टूटेगा, ठीक है। 8 बार टूटेगा, बट 9 एसिटाइल कोए बनेंगे, 9 एसिटाइल कोए बनेंगे, और 8 बार टूटेगा तो 8 बार हमको NADH2 मिलेगा, ठीक है। मतलब 8 NADH2 मिल जाएंगे और 8 FeDH2 मिल जाएंगे, दोनों का मिला के तो 5 होता है। तो 5 × 8 कितना हुआ? 40। तो सिर्फ बॉन्ड्स तोड़ने की वजह से बन जाएंगे, ठीक है। 9 एसिटाइल कोए मिले, 9 एसिटाइल का, एक एसिटाइल कोए क्रैब साइकिल में जाता है तो 12 बनाता है, ठीक है। 12 × 9 कितना होता है? 108, ठीक है। 108 यहाँ से मिले, 40 यहाँ से मिले, कितना हो गया? 148, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा प्रोडक्शन, इतना सिंथेसाइज हुआ ATP। हर मॉलिक्यूल, चाहे वो 16 कार्बन का हो, 18 कार्बन का हो, 20 का हो, 22 का हो, 2 ही ATP लगने वाले हैं उसको एक्टिवेट करने में, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग -2 कर देंगे, 146 ATP आएंगे हमारे फ्रॉम 18 कार्बन स्टेरिक एसिड, ठीक है। समझ में आ गया सबको? ये 18 कार्बन का मॉलिक्यूल था, ठीक है। 8 बार टूटेगा, बना के देख लेना कितनी बार टूट रहा है, 2 कार्बन का बना रहा है तो 8 बार टूटेगा, तो हर बार एक NADH2 एक FeDH2 मिलेगा, मतलब 8 NADH2 8 FeDH2 दोनों मिला के 5 ATP होता है। 5 × 8 किया, 40 ATP हमको आ गया यहाँ पर, ठीक है। 18 कार्बन का मॉलिक्यूल है तो 9 एसिटाइल कोए वहाँ से टूट के निकलेंगे, और एक एसिटाइल कोए 12 ATP बनाता है। तो ये मल्टीप्लाई किया, उसको ऐड किया, टोटल सिंथेसिस इतना हुआ। 2 यूज होते हैं हमारे किस में? एक्टिवेशन में। तो टोटल नेट गेन 146 ATP का आ गया, ठीक है। तो ये आप समझ जाओ, खुद से करके देखो। 20 कार्बन का, ठीक है, ये आपको खुद से करना है, ठीक है। 20 कार्बन का अगर है तो कितना ATP आएगा, 14 कार्बन का है तो कितना आएगा, 22 कार्बन का है तो कितना आएगा, ठीक है। और एक स्पेशल देता हूँ यहाँ पर 23 कार्बन का, ठीक है। इसका आंसर सब मुझे बताएंगे कि 23 कार्बन का अगर है तो कितना ATP आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि 1 स्टेरिक एसिड
146 ATP देता है। ठीक है, तो हम लोगों ने कैलकुलेशन बराबर किया। अब दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, एक ग्लूकोज में से मेरे को एनर्जी निकालनी है। ठीक है, एक ग्लूकोज से मुझे एनर्जी निकालनी है। अगर NADH की वैल्यू 2.5 ATP है और FADH की वैल्यू 1.5 ATP है। अभी तक हम क्या कैलकुलेट कर रहे थे, NADH की वैल्यू 3 ले रहे थे और FADH की वैल्यू 2 ले रहे थे। ठीक है, बट अगर इसको कोई चेंज कर देता है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि टेक NADH इज इक्वल टू 2.5 और FADH इक्वल टू 1.5, तो हमारा आंसर क्या आएगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम इसे, पहले हमको ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि कहाँ से कितना मिलता है। ठीक है, तो इसी पे अगर मैं कैलकुलेट करूँ एक ग्लूकोज के हिसाब से, अगर मैं इसी पे कैलकुलेट करूँ तो ये तो सेम रहेगा, ATP डायरेक्ट जो बना। NADH2 से दो यहाँ पर NADH2 है, इससे 6 बन रहा है 3 के हिसाब से, और यहाँ पर मैंने वैल्यू क्या ली है, इस क्वेश्चन में मैंने वैल्यू क्या लिया, NADH2 की वैल्यू 2.5 और FADH2 की वैल्यू 1.5। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो 2.5 इंटू 2 मतलब ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ATP 4 बने थे, 2 यूज हो गए, तो 2 ATP डायरेक्टली और 5 यहाँ पे, मतलब ग्लाइकोलिसिस से 7 आ जाएगा। ठीक है, 0.5 दोनों NADH2 में से कम हो गया। उसके बाद लिंक रिएक्शन में 6 बनते थे, अब ये कितना हो जाएगा, 6 की जगह 5 हो जाएगा ना, इंटू 2 करेंगे, 2 इंटू 2.5 5 ATP यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे कितना आया था, 7 ATP। ठीक है, अब ये तो 2 डायरेक्टली बनते हैं, इसमें तो कुछ चेंज नहीं होगा। 6 NADH2 से 18 बनेंगे। ठीक है, अगर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6 इंटू 2.5 करेंगे तो कितना होगा भाई, ठीक है, 6 इंटू 2.5 तो कितना हुआ, 15 होगा। ठीक है, अगर गलत में हूँ तो मुझे बताना, 15 होगा। FADH2 की वैल्यू कितनी ली है, 1.5, तो 2 इंटू 1.5 3 हो जाएगा यहाँ पर, है ना, तो 18 यहाँ पर, 18 यहाँ से आया, 18 5 यहाँ से आया, ठीक है, और 7 यहाँ से आया, कितना हो गया, और 2 तो ये वाला तो हमने ऐड नहीं किया, ये दो ATP यहाँ से डायरेक्टली आ रहा है, तो 20 25 32 ATP। ठीक है, 32 ATP हमको मिलेगा अगर हम NADH का वैल्यू 2.5 ले रहे हैं और FADH का वैल्यू 1.5 ले रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, खुद से करके देख लेना। सिर्फ जहाँ पे 3 लिया है उसको 2.5 कर देना, जहाँ पे FADH2 2 लिया है, 2 ATP कैलकुलेट किया है, वहाँ 1.5 कर देना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सब लोग यहाँ पर सॉल्व कर देना। ठीक है, इसको सबको सॉल्व करना, जो मैंने अभी सॉल्व किया उसी तरीके से। फिर आगे चलते हैं हम लोग इसमें। अगर मैं एक फ्रक्टोज लेता हूं तो मुझे 40 ATP मिलेंगे। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं, देखो ये ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन था। ठीक है, अगर मैं फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट लेता हूं तो क्या होगा, यहां से स्टार्ट होगी रिएक्शन। अगर मैं सेल को डायरेक्टली ये प्रोवाइड करता हूँ, मैं खाने में फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट देता हूँ, तो ये 2 ATP यूज नहीं होंगे। ठीक है, ये आगे के जो -2 हम कर रहे थे, जो कि ये यूज हो जा रहे थे, ये नहीं होंगे। ठीक है, तो हमको ये माइनस करने के बाद 38 मिल रहा था, बट यहाँ पे माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हमारा 40 ATP हो जाएगा अगर यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट होगी। तो ये जो स्टार्टिंग में कंज्यूम हो रहे थे वो नहीं होंगे, तो 40 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से बाकी मॉलिक्यूल्स का दिया है तो वो आप नोट कर लेना। फ्रक्टोज का 40 ATP, एक पायरुविक एसिड से 15 ATP, एसिटाइल कोए से 12 ATP। ठीक है, ये पूरा समरी यहाँ पे दिया हुआ है, इसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा ग्लाइकोलिसिस है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, कहाँ पे कौन से स्टेप पे क्या बनता है वो सब यहाँ पे दिया हुआ है।
ये हमको याद रखना है। उसके बाद एक और प्रोसेस होता है जिसका नाम है ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, इस सिलेबस में नहीं है, तो हम इसे डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बट पूछा जा सकता है कि कहाँ होता है, किसने डिस्कवर किया, सिर्फ इतना हम याद कर लेंगे। कॉनमन और क्रैब ने, क्रैब साइकिल वाला क्रैब जो, उसने ही डिस्कवर किया था ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ फैटी सीड्स, ठीक है। तो जब फैटी सीड्स का जर्मिनेशन होता है तो उनके अंदर एक नई तरीके का साइकिल होता है जिसमें वो फैट्स को शुगर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ऐसी कोई टेक्निक नहीं है, ऐसा कोई प्रोसेस हमारे पास, एनिमल्स के पास नहीं है, ये प्लांट्स के पास, कुछ फैटी सीड्स के पास ही ये टेक्नोलॉजी है जिसमें वो फैट को शुगर में कन्वर्ट कर सके। हमारे में नहीं है, अगर ऐसा हो सकता तो बहुत अच्छा रहता, ओबेसिटी का प्रॉब्लम हम सॉल्व कर लेते उससे, ठीक है। बट ये कर सकते हैं और इसको हम बोलते हैं कन्वर्टिंग फैट इनटू शुगर, हम बोलते हैं उस प्रोसेस को ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब सिंथेसिस ऑफ शुगर फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, सिंथेसिस ऑफ शुगर फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा किसी और से शुगर अगर बन रही है तो हम उसे ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। कहाँ होती है ये साइकिल? ग्लाइऑक्सिसोम में, साइटोसोल में और माइटोकॉन्ड्रिया में हो सकता है, ओनली इन द जर्मिनेटिंग फैटी सीड्स, ठीक है। समझ गए? बस इसमें इतना ही पढ़ना है, साइकिल क्या होता है उसका पूरा प्रोसेस हमको नहीं जानना है क्योंकि सिलेबस में नहीं दिया है। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग सेल रेस्पिरेशन, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? फर्स्ट है टेम्परेचर, ठीक है। ऑप्टिमम रेस्पिरेशन रेट 20 to 35, ये प्लांट के चैप्टर का नाम है रेस्पिरेशन इन प्लांट, प्लांट के रेस्पेक्ट में दिया हुआ, एनिमल के रेस्पेक्ट में नहीं, ठीक है। लो टेम्परेचर पे एंजाइम इनएक्टिव हो सकती है और हाई टेम्परेचर पे एंजाइम डीनेचर हो सकती है, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो क्रॉप इज हाई ऑन द हिल एरियाज ड्यू टू लो टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला में, कुफरी शिमला में, ये पूछा जा सकता है कि CPRI क्या है या CPRI कहाँ जो है सिचुएटेड है, ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद ऑक्सीजन एक फैक्टर है, इनिबिशन ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन बाय O2 कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड एज पास्चर इफेक्ट, ठीक है। अगर O2 रहती है, अगर मीडियम में O2 है, अगर इन्वायरमेंट में O2 है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट नहीं हो पाता, तो ऑक्सीजन एनारोबिक रेस्पिरेशन को ब्लॉक करती है, उसको हम बोलते हैं पास्चर इफेक्ट। ये पास्चर ने ढूंढा था इसलिए इसको पास्चर इफेक्ट। The minimum amount of oxygen at which aerobic respiration takes place and anaerobic respiration become extinct is called extinction point, ठीक है। कितना ऑक्सीजन होना चाहिए? देखो मान लो बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं है तो एनारोबिक चल रहा है, अब धीरे धीरे मैं ऑक्सीजन बढ़ा रहा हूँ किसी कंटेनर में या किसी वायल में, ठीक है। तो कितना ऑक्सीजन पहुंच जाए कि एनारोबिक रुक जाए और एरोबिक स्टार्ट हो जाए, उस पॉइंट को हम बोलते हैं एक्सटिंक्शन पॉइंट, ठीक है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन एट विच बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन पॉइंट, ठीक है। एक ऐसा पॉइंट होगा जब मैं बढ़ा रहा हूँ कि एनारोबिक तो चल ही रहा था, मैं बढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा थोड़ा एरोबिक भी स्टार्ट हो गया और एनारोबिक भी थोड़ा थोड़ा चल रहा है, जब इक्विलिब्रियम पे पहुंचे, फिर और ऑक्सीजन बढ़ाया तो एनारोबिक वाला स्टॉप हो गया, ठीक है। तो वो जो इक्विलिब्रियम वाला जो स्टॉप प्रोसेस है, जो पॉइंट है, उसको हम बोलेंगे ट्रांजिशन पॉइंट। वो बहुत कम समय के लिए आएगा जब जिसमें दोनों चल पाएंगे, ठीक है। थर्ड फैक्टर है CO2। इफ CO2 कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस द रेट ऑफ रेस्पिरेशन डिक्रीजेज इन प्लांट्स, ठीक है, क्योंकि CO2 अगर बढ़ता है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं तो रेस्पिरेशन रेट कम हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है सॉल्ट्स। If a plant is transferred from water to salt solution, its respiration increases. This is known as salt respiration because absorption of iron requires metabolic energy, ठीक है। तो अगर salt concentration बढ़ गया प्लांट के आसपास, उसके रूट्स के आसपास, तो उसका रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगा क्योंकि अब एनर्जी डिमांड बढ़ेगी प्लांट की, क्योंकि उसे सॉल्ट एब्जॉर्ब करने के लिए, आयंस एब्जॉर्ब करने के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो वो क्योंकि वो एक एक्टिव प्रोसेस है आयंस एब्जॉर्ब करने का, इसलिए अब उसकी डिमांड बढ़ेगी तो रेस्पिरेशन बढ़ेगा, मतलब एनर्जी बनाने का प्रोसेस बढ़ेगा। उसके बाद हार्मोन्स में IAA, GAA, साइटोकाइनिन, ठीक है, इंडोल एसिटिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड, साइटोकाइनिन, ये सब प्लांट हार्मोन है
प्लांट हार्मोन वाले चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे इनको। इट इंक्रीजेज रेस्पिरेशन रेट, ठीक है, रैपिड इंक्रीज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ फ्रूट एंड सेनेसेंस ऑफ लीव एंड प्लांट ऑर्गन इज कॉल्ड एज क्लाइमेक्ट्रिक रेस्पिरेशन। जब फ्रूट पक रहा होता है या लीव्स गिरने वाली होती है, लीफ मरने वाली होती है, उससे पहले बहुत तेजी से रेस्पिरेशन बढ़ जाता है और उसको हम बोलते हैं क्लाइमेक्ट्रिक रेस्पिरेशन, और फिर वो बाद में डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक हार्मोन बनता है इथाइलिन, जो उस प्रोसेस को बढ़ाता है राइपनिंग को फास्ट करने के लिए, या सेनेसेंस ऑफ लीफ को करने। सेनेसेंस मतलब प्रोग्राम्ड सेल डेथ, ठीक है, प्रोग्राम तरीके से सेल की डेथ। एक होता है कि तुमने कुछ उस पर केमिकल डाल दिया, एसिड डाल दिया, तो प्लांट की लीफ मर गई। एक होता है जो नेचुरल उसका एजिंग हो रहा है, उसको हम बोलते हैं सेनेसेंस, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। उसके बाद लाइट रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द लाइट इनसेट। याद रखना ये सब प्लांट के रेस्पेक्ट में बताया जा रहा है। लाइट कंट्रोल द स्टोमेटल ओपनिंग एंड इन्फ्लुएंस ऑन टेम्परेचर एंड आल्सो प्रोड्यूस रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स, ठीक है। उसके बाद अगर इंजरी होती है, वाउंड होता है, इन्फेक्शन होता है, तो रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। इनहिबिटर्स, ठीक है, साइनाइड है, एजाइड्स है, डाइनाइट्रोफिनॉल है, कार्बन मोनोऑक्साइड, रोटेनॉन, एंटीमाइसिन, एमाइटल, इनहिबिट द रेस्पिरेशन। ये सब इनहिबिटर्स है, तो रेस्पिरेशन इनहिबिट हो जाएगा। उसके बाद रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज मोर इन यंग सेल्स, रेट ऑफ रेस्पिरेशन एट मेरिस्टेम एपेक्स इज हाई, ठीक है। यंग सेल्स में ज़्यादा होगा क्योंकि वो फास्टली ग्रोइंग है, ओल्ड सेल्स में कम होगा क्योंकि वो स्लोली ग्रोइंग है और उनमें ग्रोथ रुक गई है, ठीक है। और मेरिस्टेम एपेक्स मतलब प्लांट के ऊपर सबसे जो टिप है जहाँ से प्लांट बढ़ता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ होगी। उसी तरीके से रूट का टिप जो होगा वहाँ सबसे ज़्यादा ग्रोथ होगी, तो उसको हम बोलते हैं मेरिस्टेम एपेक्स, प्लांट का सबसे ऊपर वाला पोर्शन और रूट का एकदम आगे वाला पोर्शन, ठीक है, वहाँ सबसे ज़्यादा ग्रोथ होगी, इसलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा रेस्पिरेशन हाई रहेगा। सीड्स आर स्लो रेस्पायरिंग पार्ट ऑफ प्लांट्स बिकॉज ड्राई सीड्स आर डेफिशिएंट ऑफ H2O, ठीक है। ये हो गया हमारा फैक्टर्स। उसके बाद कुछ स्पेशल पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, कुछ फुल फॉर्म्स दी हुई है, ठीक है। NAD की फुल फॉर्म है, DPN की फुल फॉर्म है, NADP की फुल फॉर्म है, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है, NADP। तो ये सारे फुल फॉर्म्स आपको याद होने चाहिए। ये इसी चैप्टर में नहीं, बाकी चैप्टर्स में भी ये यूज होंगे। ATP डिस्कवर्ड बाय लोमैन व्हाइल इंपॉर्टेंस ऑफ ATP इन मेटाबॉलिज्म बाय लिपमैन, ठीक है, ये पूछा जा सकता है ATP किसने डिस्कवर किया। 1 ग्राम ऑफ फैट इक्वल्स टू 9.8 किलो कैलोरी, प्रोटीन 4.8 किलो कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट 4.4 किलो कैलोरी, और पहले माना जाता था कि 3.8 किलो कैलोरी, ठीक है। तो फैट इज एनर्जी रिच रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है। तो फैट में से सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है बट फास्टली नहीं मिल पाती है, इसलिए हमको हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। क्यों? क्योंकि वो बहुत फास्टली ब्रेक डाउन होता है। एनर्जी तो ज़्यादा मिलती है फैट में से, बट उसे स्टोर करने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए, ठीक है। जगह तो ठीक है हमारे पास है स्टोर करने के लिए, कुछ के लिए कम भी चाहिए, बट स्लोली ये ब्रेक डाउन होता है, तो एनर्जी बहुत स्लो आएगी, तो हमारा मेटाबॉलिज्म उस टाइम तक वेट नहीं कर सकता, हमारे ऑर्गन्स में डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सबको याद रखने हैं। उसके बाद 1 ATP, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है। 1 ATP इज इक्वल टू 7.6 किलो कैलोरी, ठीक है। और कुछ लोग नए रिसर्च में आ रहा है कि 8.9 किलो कैलोरी भी हो सकता है ATP का वैल्यू। कुछ कोएंजाइम्स यहाँ पे दिए हैं, जैसे कोएंजाइम 1 उसको नियासिन है जो एक विटामिन है, कोएंजाइम 2 नियासिन है, FAD को राइबोफ्लेविन बोलते हैं, राइबोफ्लेविन, थियामिन, ठीक है। ये सारे कोएंजाइम्स के यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, जो एंजाइम वाले चैप्टर में भी आया था, ठीक है। अब when respiratory substrate is fat or protein the level of mercury rises in Genong respirometer। तो Genong respirometer क्या है, एक मशीन है जिससे हम रेस्पिरेशन का रेट फाइंड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेस्पिरेशन किससे मेजर करें, तो Genong's रेस्पिरोमीटर रेस्पिरेशन रेट फाइंड करने का एक मशीन है, उसको मेजर करने का। तो जब फैट और प्रोटीन होते हैं, टूटते हैं, तब मरकरी का लेवल उसमें बढ़ जाता है। क्यों? बिकॉज मोर O2 एब्जॉर्ब देन CO2 रिलीज्ड, ठीक है। तो जब फैट और प्रोटीन टूटते हैं तो O2 ज़्यादा यूज होती है,
ठीक है, और CO2 कम रिलीज होती है, इसलिए उसका RQ जो है वो हमने पढ़ा था 0.7 0.9 रहता है और कार्बोहाइड्रेट का 1 रहता है। ठीक है, इन बैक्टीरिया साइट ऑफ ETS इज मीजोसोम। बैक्टीरिया में हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, हमारे अंदर प्लांट के अंदर या एनिमल के अंदर ETS कहाँ होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर, बट बैक्टीरिया में तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो उसमें कहाँ होगा, मीजोसोम्स में। ठीक है, उसके बाद हम लोग रेस्पिरेशन एफिशिएंसी अगर कैलकुलेट करें, ठीक है, तो रेस्पिरेशन एफिशिएंसी एक ग्लूकोज में से हमको ये क्वेश्चन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा टेस्ट में, नीट में। एक ग्लूकोज से 686 किलो कैलोरी मिलता है। ठीक है, 38 ATP मिले, ठीक है, एक ATP में हमें पता है 7.6 किलो कैलोरी मिल रहा है। ठीक है, तो 38 इंटू 7.6 288। ठीक है, एक ग्लूकोज में कितना होता है 686, कितना मिला हमको, उसका 42% हमको मिला। ठीक है, तो एफिशिएंसी ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इज 42%, जो कि बहुत अच्छा है। कोई भी मशीन जो भी हम घर में चलाते हैं, फैन, ट्यूबलाइट, AC, उनका एफिशिएंसी 10-20% होता है, मतलब जितना एनर्जी हम देते हैं, जितना इलेक्ट्रिसिटी देते हैं उसमें से 10-20% ही यूज़ करते हैं, बाकी इन द फॉर्म ऑफ हीट निकल जाता है। तो ये इट इज़ द बेस्ट एनर्जी, हमारे सेल जो है वो बेस्ट मशीन्स है, नेचर के बनाए हुए बेस्ट मशीन्स है, इससे अच्छी मशीन्स हम नहीं बना पाए। ठीक है, हम अभी इतनी अच्छी मशीन्स नहीं बना सके जो 42% एफिशिएंसी दे। ठीक है, थ्योरेटिकली हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई इससे मान लो डीजल पेट्रोल है कि भाई इतना डीजल डालेंगे तो इसमें इतनी एनर्जी है, बट हमारी गाड़ी कितना चलती है, एक लीटर डीजल में 10-12 किलोमीटर, मतलब उसकी एफिशिएंसी बहुत कम है। वो जो इंजन है वो इतना एफिशिएंट नहीं। अब हम देखते हैं कि भाई मारुति की गाड़ी ज़्यादा एफिशिएंट होती है, बट वो लैम्बोर्गिनी वो बहुत कम एफिशिएंट होती है। तो इंजन के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा इंजन उसमें लगाया है। ठीक है, और डिमांड भी होती है, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई धीरे धीरे चले बट अच्छा माइलेज दे, कुछ होता है कि नहीं बहुत तेज भागनी चाहिए, माइलेज का कोई टेंशन नहीं है। बट एफिशिएंसी की देखें तो भी बहुत कम एफिशिएंसी है, चाहे किसी भी इंजन का देख लें हम। तो ये 42% बहुत अच्छी एफिशिएंसी है, ये याद रखना है। ये क्वेश्चन आते हैं, ग्लूकोज कितने का है, ATP में से कितना निकलता है। ठीक है, और टोटल 42% हमारा एफिशिएंसी है रेस्पिरेशन का। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा रेस्पिरेशन चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें जो भी डाउट आपको रहता है वो आप लाइव क्लास में पूछ लो। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम्स मैंने इस लेक्चर में कराए वो खुद से करके देखो एक बार, कुछ मॉलिक्यूल्स खुद ही दो एक दूसरे को। ठीक है, पायरुविक एसिड 10 पायरुविक एसिड है, NADH3 है, FADH2 2 है, तो कितना एनर्जी आएगा। 10 पायरुविक एसिड है, NADH की वैल्यू 5 है, FADH2 की वैल्यू 6 है, कुछ भी फॉर एग्जांपल कुछ भी वैल्यू दो, उससे क्या होगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कहाँ पे कितना एनर्जी बनता है। दिमाग में बन जाना चाहिए कि ग्लूकोज स्टार्ट होता है तो कहाँ कहाँ कितना कितना एनर्जी बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लेक्चर खत्म होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।